मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 12 हिस्सा नंबर 2। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, बस एक आध ज़रूरी फाइल ब्रीफकेस से रख रहा था जब जोहा इसके कमरे में चली आई। दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो यही समझा कि हमरा नाश्ते का बुलावा देने आई है, मगर गैर मुतवक्का हस्ती को देखकर तवील सांस बढ़ते हुए दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गया। इसके अंदाज ने जोहा को बहुत एहसास दिलाया था। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। दरअसल मैं आपका एहसान लेना पसंद नहीं करती, ये गिफ्ट के पैसे देने आई हूँ, इसने जिताने वाले अंदाज में कहते हुए रुपए इसके सामने बिस्तर पर फेंक दिए और वो फौरन ही पलट गई। ऐसा तो अब होता ही रहेगा, तो क्या सारी उम्र मुझे यूं ही रुपया पैसा वापस करती रहोगी? मुईद की आवाज इसके कानों में पड़ी तो वो इसके अल्फाज पर पैर पटकती अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करके चली गई। वो तासुब से सर हिलाकर ब्रीफकेस बंद करता उठ खड़ा हुआ। कल नौफल और सबा आ रहे हैं। नाश्ते की मेज पर आज की ताज़ा खबर रक्स कर रही थी। चलो अच्छा है, हम भी जल्दी से अपने फर्ज से सबका दोष हों, ताई जान ने इत्मीनान से कहा तो इनका मतलब पाकर जोहा अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई, जबकि मुईद पूरे इन्हमाक के साथ अखबार पढ़ रहा था, साथ ही साथ चाय का शक्ल भी जारी था। अभी भी वक्त है मेरे यार, सोच लो, आज़ादी की ये सुबह, ये चाय, अखबार की अयाशी फिर कभी नहीं मिलेगी। अनस ने मुईद के चेहरे के आगे से अखबार हटाते हुए बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, तो वो सबकी मौजूदगी का ख्याल करके इसे खफीफ सा घूर कर रह गया। अपनी दफा तो बड़े बेताब थे इन सब अयाशियों से महरूम होने के लिए, अब दूसरों की राह में रोड़े क्यों अटका रहे हो? ताई जान ने अपने स्पोर्ट को आड़े हाथों लिया था। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे तजर्बे से फायदा उठाए, तब मैं तो ना तजर्बाकार था, मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था। वो शरारत से कहते हुए कंखियों से गर्म पानी लाती नगीन को भी देख रहा था, जो इसके तमाम लाफ जनी से अच्छी तरह बहरावर हो चुकी थी। बहुत खूब, यहाँ दिन दिहाड़ तखरीब कारी जारी है। बहुत अफसोस की बात है भाभी, अभी तक ये अड़ियल घोड़ा आपके काबू में नहीं आया, मुईद ने तासुब से कहा। तो बाजी पलटने पर अनस इसे घूर कर रह गया, फिर फौरन ही जोहा से पूछने लगा, क्यों भाई, बागी लीडर तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका इरादा यही था कि जोहा के साथ मिलकर मुईद की एंजॉय करेगा, मगर वो पता नहीं किस मूड में थी। मासूमियत से पूछने लगी, किस बारे में? आपके अड़ियल घोड़े होने के बारे में। सबके हंसने पर अनस ने उसे मौका दिया था। मैं चलता हूँ, अब हो सकता है वापसी पर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए। मुईद ने उठते हुए हस्बे आदत ताई जान को आगाह किया था। चची जान को इस पर प्यार आ गया। इन्हें मुईद की फर्मा बरदारी शुरू ही से बहुत भाई थी और अब तो सोने पर सुहागा, वो इनका दामाद बन रहा था तो दिल से अब भी बहुत करीब था। यार मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना, मैं तो गाड़ी गैराज में देख आया हूँ। चाय के बड़े बड़े घूंट भरता अनस बाजलत उठ गया था। आराम से अनस, कहीं फंदा न लग जाए। वो तो कब का लग चुका। इसने एक बार फिर नगीन को देखकर आ बढ़ी तो वो खफासी होकर अपनी प्लेट में झुक गई। वो मुस्कुराते हुए पलट गया। अच्छा है, कभी तो मुझे भी मनाने का मौका मिलना चाहिए। वो शाम के लिए बहुत अच्छा सा सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम आज मेरे साथ आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, बल्कि मशवरा समझ लो। गाड़ी को मतलूबा बासिमत पर डालकर मुईद ने संजीदगी से बात शुरू की तो वो चौंक गया। खैरियत? इतनी सीरियस बात नहीं है कि इसके लिए तुम फौरन साबित तनाव का शिकार हो जाओ। रिलैक्स, मुईद ने कसर मुस्कुराते हुए कहा तो वो ढीला पड़ गया। एक तो तुम हो बहुत खबीस, मेरी एक एक हरकत पर निगाह रखते हो। सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए वो इसे सराहने वाले अंदाज में कह रहा था। इसके अंदाज पर मुईद मुस्कुरा दिया। ये तो अब तुम मुझ पर सरासर इल्जाम तराशी कर रहे हो, कहीं तुम जोहा वाले केस को लेकर तो परेशान नहीं हो? अनस को अचानक ख्याल आया था, मगर मुईद ने फौरन ना में सर हिला दिया। मैं ऐसी फजूल बातों को सोचकर दिमाग खराब नहीं करता। तो फिर? अनस इस्तफामिया नजरों से इसे देख रहा था। मैं नीस पाक कॉलोनी वाला घर खाली कराना चाहता हूँ, इसने संजीदगी से कहा तो वो हैरान हो गया। मगर क्यों? क्या मुझे अभी भी नहीं कराना चाहिए? मुईद ने उल्टा इससे सवाल कर दिया तो वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोला, क्या तुम वो घर बेचना चाहते हो? मुईद ने नफी में सर हिला दिया, फिर बोला, वो मेरी माँ और बाबा के ख्वाबों की जन्नत है अनस, मैं इसे कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, मगर इसके खराब हो जाने का डर ना होता तो मैं कभी किराए पर चढ़ाने के हक में ना जाता, इसे बंद रहने देता।
تو پھر اب گھر خالی کرا کے کیا کرو گے؟ انس نے اپنے کسی شک کا یقین چاہنے کی کوشش میں پوچھا تو وہ مدھم لہجے میں بولا، میں وہاں رہنا چاہتا ہوں۔ گو کہ انس کو اس جواب کا شک ہو چلا تھا، مگر پھر بھی معید کے منہ سے یہ جواب سن کر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ مگر کیا مطلب معید؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ انس کے بے ربط سے سوالات میں اس کی ذہنی پریشانی پوشیدہ تھی۔ معید نے اسے ٹوک دیا، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں انس۔ تو پھر اپنا گھر ہوتے ہوئے تم، انس نے تیز لہجے میں کہنا چاہا تھا، مگر معید نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنی ماں اور باپ کی جنت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا اب تم ہم سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ انس کو اس کی باتوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بے ساختہ ہنس دیا۔ یار بات سمجھنے کی کوشش کرو، خبردار یہ ساری فضول باتیں امی کے سامنے کہنا، تب دیکھنا کتنی جوتیاں پڑتی ہیں۔ انس خفا سا ہو گیا۔ تم کبھی بھی اپنے جذبات کے دوروں سے نہیں نکل سکتے، معید نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ بنا ہچکچاہٹ کے بولا، میں جذباتی ہی بلا، کم از کم اتنے انتہا کے فیصلے تو نہیں کرتا۔ اوفو، تو یار میرے متعلق جذباتی ہونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ معید نے اسے اپنی باتوں کے اثر سے نکالنا چاہا تھا۔ وہ چڑ کر بولا، میں خود سے منسلک ہر رشتے کے متعلق جذباتی ہوں، تمہارا پتہ نہیں، مگر مجھے تم سے محبت ہے اور میں چھپاتا نہیں ہوں۔ میر ہاؤس میں ہر مکین سے معید کا محبت ہی کا رشتہ رہا ہے، مگر اس پل انس کے کھلے اعتراف نے اس کا سر و خون بڑھا دیا تھا۔ سوچو اگر نگین بھابھی کو پتہ چل جائے کہ تم میرے ساتھ کیسے ڈائیلاگ بول رہے ہو تو وہ کتنی دکھی ہوں گی۔ یہ تو ان کا حق ہے، اس کا موڈ بدلنے کی خاطر خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ آہ بڑھتے رہ گیا۔ وہ خوش ہوگی کہ میرے ڈائیلاگز کا کونا کچھ کم ہو گیا ہے۔ اوہو، یعنی کہ حالات بہت برے جا رہے ہیں؟ معید نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کچھ مت پوچھو، میں عشق کے مضمون میں ٹاپ کر چکا ہوں اور وہ سپلی پہ سپلی لے رہی ہے۔ وہ مایوسی کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تم بس اپنا دماغ ٹھیک کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خوام کا بیچاری بھابھی کو امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ اس میں غلط کیا ہے یار؟ اگر وہ صبح ہنستے مسکراتی مجھے سی آف کرنے پورچ تک آ جائے اور شام میں فریش سی ریسیو کر لے تو اس سے محبت میں چار چاند ہی لگیں گے، کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ انس نے جلایا تو معید متاسفانہ انداز میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہاری دماغی خلل صرف منگنی اور منگیتر سے گفتگو تک ہی ہے، مگر یہ وائرس تو بڑھ کر شادی شدہ زندگی تک آ گیا ہے۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، کم ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری نصیحتوں کے۔ انس کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے معید نے ہلکا سا قہقہا لگایا تھا۔ انس معنی خیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اتنا بیوقوف مت سمجھو، میں چاہتا تو زوہا کی تمہارے متعلق ناپسندیدگی جان کر اس رشتے سے منع کر سکتا تھا، مگر مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ تم نے بہت دعوے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے سامنے واضح کیا تھا کہ تم صرف شادی کے بعد والی محبت پہ یقین رکھتے ہو، اور یہ بھی کہ جس سے شادی کرو گے اس سے محبت بھی ضرور کرو گے۔ مجھے بس اسی وجہ سے زوہا کے مستقبل کی طرف سے اطمینان ہے۔ میرے خیال میں تمہارا آفس آ چکا ہے، بلکہ تم کافی لیٹ بھی ہو چکے ہو۔ معید نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی تھی۔ انس مسکراتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا، تبھی معید کو یاد آیا تو اس نے جلدی سے کہا، او سنو، وہ گھر والی بات ابھی تک کسی سے مت کرنا، میں اس سلسلے میں محض تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ در حقیقت میں نے ابھی سوچا نہیں اور کبھی سوچنا بھی مت، ہم کہیں باہر سے بابی نہیں لا رہے۔ وہ کہتا ہوا نیچے اتر گیا تھا۔ معید گہری سانس لے کر رہ گیا۔ در حقیقت اس نے اس مسئلے کو صبا کی آمد تک کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے نقطہ نظر سے بہت جلد متفق ہو جائے گی۔ انس سے بات کر کے اس نے سراسر جلد بازی کا ثبوت دیا تھا۔ سوچ میں ڈوبا وہ گاڑی بڑھانے لگا۔ ایک ہی دن میں سارا کام نپٹا کر نوفل تو صبا کو لے کر واپس لاہور چلا آیا تھا، جبکہ اس کی کو سٹار رائما کے ایک آدھ شارٹ کی ریکارڈنگ ابھی باقی تھی۔ سو شوٹنگ کا سارا عملہ ابھی ایوبیا ہی میں تھا۔ لوگ تو تفریح سے واپسی پر فریش ہوتے ہیں صبا، تم تو یوں مرجائی ہوئی ہو جیسے کالے پانی کی سزا کاٹ کر آ رہی ہو۔ یہ ادینہ کا تبصرہ تھا۔ صبا خاموشی سے صالحہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اس کی اتری ہوئی صورت کو تفکر سے دیکھا تھا، ساتھ ہی رانو کے ہاتھ سوٹ کیس اپنے کمرے میں بھجواتے نوفل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی لیے تمہارے اس پروفیشن کے خلاف تھی۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ تم وہاں اپنے کام میں مگن ہوگے اور یہ بیچاری وہاں اکیلی دیواروں کا منہ دیکھ رہی ہوگی۔ آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں امی جان۔ وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرتا ان کی چیئر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس سارے میں میرا کوئی قصور نہیں، خود یہی وہاں بارش میں بھیگنے کا شوق پورا کرتی رہی ہیں۔ نتیجہ بخار کی صورت نکلا۔ ابھی ان کی طبیعت کہاں ٹھیک ہوئی ہے، میں تو وہاں بھی ان کی تیمارداری کرتا رہا ہوں۔ آپ چاہے تو ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس سے تو میں پوچھ ہی لوں گی اور بہت تسلی سے پوچھوں گی، مگر دیکھنا اگر تمہاری ذرا سی بھی کوتاہی سامنے آئی تو بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ وہ بھی مسکرا دی، جبکہ ادینہ گہری نظروں سے خاموش بیٹھی صبا کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ سیر و تفریح بھی کی یا پھر نوفل صاحب کو فراغت ہی نہیں ملی؟ وہ پوچھنے لگی تو صبا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سے جانا پڑی۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہاں انہوں نے بہت انجوائے کیا اپنے کام کو۔ اگر ابھی بھی تم ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو آرام کر لو، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ شام نے میکے سے ہوا ہوں۔
साला बेगम वाकई इसके साथ मुखलिस साबित हो रही थी। सबा ने फौरन कहा, मैं शाम को उधर जाऊंगी, फिलहाल थोड़ा रेस्ट कर ले, वरना तबीयत बिगड़ भी सकती है। नौफल मशवरा देता उठकर फोन स्टैंड की तरफ बढ़ा तो अदीना ने बजाहिर बड़े पुरशौक अंदाज में पूछा, ये कहीं खुशखबरी वाली तबीयत तो खराब नहीं हुई तुम्हारी? साला बेगम तो खुशगवार से एहसास में गरी सो गरी। नौफल के कदमों को जैसे वहीं जमीन ने जकड़ लिया हो, और सबा उसे अपनी उड़ती रंगत छुपाने का भी ख्याल नहीं आया था। किसी डॉक्टर को दिखाया सबा? साला बेगम ने नरमी से पूछा तो उसे किस्मत के इस मजाक पर रोने के साथ साथ हंसी भी आने लगी। सबा, आप भी घर फोन कर लेती, वहाँ से तो लाइन ही नहीं मिली थी। मौसम की खराबी की वजह से नौफल की दखल माकूलात इसकी जान बख्शी का बाइस बनी तो वो फौरन वहीं से उठ खड़ी हुई। अदीना मायनी के इस अंदाज में भवों को जंबिश देकर साला बेगम को देखने लगी, जो खुद सोच में डूबी हुई थी। फोन ताईजा ने उठाया था। सबा ने इन सबका अहवाल पूछने के बाद इन्हें अपनी शाम की आमद के बारे में मतला किया था। इसके बाद नौफल इससे बात करने लगा तो वो साला बेगम से माजरत करती अपने कमरे में आ गई। नौफल कमरे में आया तो वो बिस्तर पर नीम दराज आंखों पर बाजू रखे हुए थी। जरा सा गौर करने पर ही इसे महसूस हो गया कि वो रो रही थी। अगर मेरी शिकायत करने का इतना ही दुख हो रहा है तो अभी भी मौका है, जाके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। इसकी आवाज सुनकर वो साकत सी हुई थी। फिर आंखों पर से बाजू हटाकर इसे देखते हुए तल्खी से बोली, अगर मुझे बहुत से रिश्तों का मान न रखना होता तो आज नहीं बल्कि 2 माह पहले ही ये सब कर गुजरती। फिर देखती आप कहाँ मुँह छुपाते फिरते हैं, डरते हैं वो जिनमें कोई खामी होती है। वो इत्मीनान से बोला तो सबा सुलग उठी, मेरे किरदार में कौन सा ऐसा सितम देख लिया आपने कि मेरी खता बख्शने पर तैयार नहीं है? मुझसे बेहतर अपने आप को आप खुद जानती हैं और समझती हैं। सोच इंसान पर बहुत से गैर मुतवक्का दर खोलती है। कोशिश कीजिए शायद अपनी कोई खता याद आ जाए। वो शर्ट के बटन खोलता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। बुरे को सभी बुरे दिखाई देते हैं। जिंदगी आपने मेरी बर्बाद की है और बुरा भी मुझ ही को ठहरा रहे हैं। सबा मर जाने की हद तक जिच हो गई थी। कदरे ऊंची आवाज में बोली तो वो पलटकर इंगश्त शहादत उठाकर इसे रोक गया। मुझे ये तमाशा लगाने वाला अंदाज सख्त नापसंद है। आर या पार, अभी शाम में घर जाएंगी तो अच्छी तरह दुख सुख कीजिएगा। तमाशा तो आपने मेरा लगा रखा है। वो रो दी थी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे मुझसे। नौफल को भी अदीना की कुछ देर पहले की शौक पैराए में पूछी जाने वाली बात याद आई तो दिल की कैफियत अजीब सी होने लगी। शादी एक जुआ है मोहतरमा, ये आप ऊपर से लिखवा के तो नहीं लाई थी कि बहुत हैप्पी लाइफ गुजारेंगी। अगर खुद पे इतना ही एतमाद है तो यही समझ लें कि आपको शोहर अच्छा नहीं मिला। सबा का जी चाहे इसे उठकर झंझोर डाले या फिर इतने जोर से चीखे चिल्लाए कि तमाम टेंशन खत्म हो जाए। मैं तो समझ ही लूंगी, मगर और किस किस को समझाओगी? मेरा क्या दिमाग खराब है कि आपको टेंशन फ्री रखने के लिए सबके सामने आपको एक बेहतरीन शोहर के तौर पे पेश करती रहूं? जिस दिन मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया ना, उस दिन बहुत पछताएंगे आप भी और आपकी याले अफरीदी भी। इसकी रंगत गुस्से से तमतमा उठी थी। वो बस एक नज़र इसे देखकर वार्डरोब में अपने कपड़े तलाश करने लगा। आप अभी सुकून में हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैं खामोश हूँ, मगर याद रखिए जिस दिन मैं बोली उस रोज़ बहुत सी जिंदगियाँ डिस्टर्ब होंगी। वो शोलावार लहजे में कह रही थी। हैंगर्स को हटाकर मतलूबा शर्ट तलाश करता। नौफल का हाथ वहीं ठटक गया था। वो शर्ट निकाल कर पलटा। तब तक वो अपनी साबका हालत में वापस लेट चुकी थी, मगर सिसकियाँ रोकने की कोशिश में इसका लरसता वजूद गवाह था कि इसके दिल की दुनिया भी इतनी ही बेसुकून है जितनी के नौफल अहमद की। तो फिर मैं इतना खुश और मुतमिन क्यों नहीं जितना कि मैं सोचता था? वो खुद से उलझता वाशरूम में दाखिल हुआ तो जहनी तनाव ने इसे घेरना शुरू कर दिया। नौमानी जान, आपको नहीं लगता कि नौफल और सबा इतने खुश नहीं है जितने के अनस और नगीन है? अदीना के इस सफ़ाकाना मगर हकीकत पर ममदी तबसरे ने साला बेगम को तफक्कुर में मुब्तला कर दिया। अभी चंद लम्हे पहले इन दोनों को देखकर वो भी तो यही सोच रही थी, मगर ये भी सच था कि अदीना की ज़बान से यही हकीकत सुनना बहुत तकलीफ दे बात थी। मगर एक ख्याल इन्हें अभी भी तकवीत दे रहा था। तुम गलत सोच रही हो अदीना, नौफल ने अपनी मर्जी से सबा का नाम शादी के लिए तजवीज़ किया था। ओफो मेरी बोली ममानी जान, मैं कब कह रही हूँ कि नौफल ने इसे दिल से कबूल नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस घर में वैसी चहचहाहट नहीं गूंजती जैसी मीर हाउस में नगीन की हंसी से गूंज रही है। वो इनके दिल में वसवसे डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो यूं भी सीरियस तबीयत की बच्ची है। नगीन में तो बचपना है, इसलिए इसकी खुशी सबको बहुत हंगामा परवर लगती है। नौफल और सबा दोनों ही एक जैसी तबीयत के मालिक हैं और कोई बात नहीं। इन्होंने इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी। अदीना सख्त बदमजा होकर उठ खड़ी हुई थी, मगर जाते जाते भी जल्दी पर तेल डालना नहीं भूली। खुदा करे आपका कहना सच हो, मगर ये तो एक हकीकत है कि अंदरूनी खुशी और तमानियत का अक्स चेहरे पर बहुत वाज़ेह होता है, चाहे तबीयत अनस जैसी शोक हो या नौफल जैसी संजीदा।
मोहब्बत सब पर एक ही रूप चढ़ाती है। शोहर को खुश रखना किसी किसी को ही आता है। या खुदा मेरे घर पर अपनी रहमत करना, मेरे बच्चों की खुशियों को दायमी रखना। साला बेगम का दिल बेइख्तियार दुआ कर रहा था। शाम को नौफल इसे घर ले जाने को तैयार था। हो सकता है ऐसे ही सबा के चेहरे की रौनक वापस आ जाए। तुमने तो लगता है इसका जरा भी ख्याल नहीं रखा। अदीना अब भी शहद में लिपटती को नैन खिलाने से बाज नहीं आ रही थी, जो नौफल तो नहीं अलबत्ता सबा बखूबी समझ रही थी। भाई तुम लोग एक ही बार सबा से क्यों नहीं पूछ लेते कि मैंने इनके साथ वहाँ क्या जुल्म रवा रखा है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। साला बेगम से मिलकर कमरे से निकलती सबा के कदम सुस्त पड़ने लगे। इसी असना में अदीना भी इसे देख चुकी थी। देख लो भाई, हम सब तो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी हमायत में उतरे हैं। तुम्हारे मियाँ ही पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे। मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपकी हमायत की? वो जबरदस्ती खुद पर विशासत का नकाब चढ़ाती पूछने लगी। अदीना बेख्तियार पहलू बदल कर रह गई। सबा इसके सामने सोफे पर एन नौफल के साथ बैठ गई। पैरेट ग्रीन और पर्पल कंट्रास्ट का खूबसूरत ट्राउजर और शर्ट पहने नफीस सा दुपट्टा शानों पर टिकाती हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो नौफल अहमद के पहलू में बेहद जच रही थी। यही नौफल जो अपने काम में मसरूफ रहकर तुम्हें इग्नोर करता है। अदीना से अपनी मुस्कुराहट कायम रखना दुश्वार होने लगा था, मगर सबा इसकी बात काटकर हैरानगी की एक्टिंग करते हुए बोली, अरे वाकई तुम्हें किसने बताया? मुझे तो अभी तक इस बात का पता नहीं चला। वो कहते हुए हंस दी थी, फिर कसरत नौफल को मुखातिब करते हुए बोली, अब इन लोगों को अपने खुश रहने का क्या सबूत पेश किया जाए? भाई ये आपका डिपार्टमेंट है, मेरा काम है आपको खुश रखना। इतनी चाहत से आपको पाया है, ना कदरी थोड़ी करेंगे हम। वो बहुत सुकून से कह रहा था। सबा लब बेचकर मुस्कुराते हुए दीना को देखने लगी। अब तो मुतमिन हो ना, मुझे भला क्या बेसुकूनी हो सकती है? मामानी जानी को टेंशन खाई जा रही है कि सबा खुश दिखाई नहीं देती। अदीना ने फौरन अपनी लाइन बदल दी थी। सबा गहरी सांस लेती उठ खड़ी हुई थी। चले नौफल, इसका एतमाद काबिले दीद था। वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ तो यूं कि वो दोनों बापहलू खड़े अदीना को शदीद जलन का शिकार लगे। कदर मुकम्मल और एक दूसरे के लिए बने लग रहे थे वो। अम्मी का ख्याल रखना अदीना, नौफल ने इसे तलकीन की तो सबा ने भी इसे याद दहानी कराई। इनकी मेडिसिन मैंने साइड टेबल पर रख दी है। वैसे तो वो खुद भी ले लेंगी, मगर खाने के बाद वाली टैबलेट इन्हें याद से दे देना। अदीना ने इस बात में सर हिला दिया, मगर इन दोनों के खुसूसन सबा के मालकाना अंदाज ने इसके अंदर अंगारे से जला दिए थे। क्या समझ रही थी वो इससे? कोई आया या फिर मुलाजमा? इसके दिमाग में छोटी और घटिया सोच उभरी थी, जिसने इसके जहन और दिल को चटका कर रख दिया। गाड़ी में बेहद खामोशी का राज था और ये खामोशी इनके मीर हाउस पहुंचने तक बरकरार रही थी। गेट से बाहर गाड़ी खड़ी करने पर वो इस्तफामिया नजरों से इसे देखने लगी। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं फिर आ जाऊंगा। वो नाक की सीट में देखता कह रहा था। वो नशीस्त से टेक लगाकर बैठी थी। तो फिर पहले आप अपना काम निपटा लें, वापसी पर इधर आ जाएंगे। नौफल ने बेसाख्ता इसको देखा था, फिर कदे तौकफ के बाद बोला, आप मेरी वजह से लेट मत हो, मैं तो कभी भी आ सकता हूँ। माइंड यू नौफल, अब ये मेरा घर नहीं है और मेरा यहाँ आना आपके साथ होने से होता है। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? वो जैसे इसका इम्तिहान ले रहा था और वो जब्त के दहानों पर खड़ी रस्तानियत आमेज अंदाज में बोली, अगर मैं सबके सामने आपका भरम रख सकती हूँ तो फिर आपको भी ये एहसान चुकाना पड़ेगा। वो सानिया भर इसे देखने लगा। विंडो स्क्रीन के पार देखी वो बेहद संजीदा थी, या शायद अपने इस्तराब को दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर चेहरा इसकी तरफ मोड़ा तो नजर बिला इरादा ही नौफल से मिल गई। आप मुझे निकाह करके ले गए थे, आपके साथ बागी नहीं थी जो दरवाजे पर उतार कर भाग रहे हैं। अगर आप अभी फारिग नहीं हैं तो फिर कभी आ जाएंगे। इसकी आंखों में उतरती सुर्खी, लबो लहजे की मजबूती में कोई तालमेल नहीं था, मगर अब बात ऐसी तान पर आन टूटी थी कि नौफल जबड़े बींच कर रह गया। ओके, मगर मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन की ससुराल की हैसियत से उतरूंगा। कहते हुए इसने हाथ पर हाथ रखा था। सुनन, सबा का दिल जैसे जलता कोयला बन गया था। कहने को बहुत कुछ था और करने को इससे भी ज्यादा, मगर वो सबा मीर थी जिसे बहुत से रिश्तों का मान और सलामती अजीज थी। बड़े हौसले के साथ वो इसके कदम से कदम मिलाती अंदर दाखिल हुई थी। पूरे घर में बालहाना सी हलचल मच गई थी। अब लग रहा है ना हनीमून से लौटी है। नगीन ने इसे भेजते हुए शरारत से सरगोशी की तो मुस्कुराने की कोशिश में नाकाम होती वो जोहा की तरफ पलट गई। फौरन ही इन दोनों की खातरे मुदावरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बहुत ज्यादा तकलीफ मत कीजिएगा अम्मी, ये बस चंद मिनटों के लिए आए हैं, बहुत ज्यादा जरूरी काम से जाना है इन्हें। सबा ने आवाज बुलंद कहा तो नौफल अपनी जगह जज्बस हो गया। अभी तो आए हैं, आते ही और कौन सा जरूरी काम निकल आया आपका? नगीन को एतराज हुआ था। 100 काम होते हैं इंसान को। वो तादीबी नजरों से सबा को देखता नगीन से कह रहा था, मगर आज इन 100 से ज्यादा जरूरी काम ये है कि आप हमारे साथ एक अच्छी सी शाम गुजारें, गपशप लगाएं। जोहा ने रोब झाड़ा था। बिल्कुल, इतने दिनों बाद तो हाथ आए हैं आप दोनों। हमरा ने भी इसकी ताईद में कहा था। हमरा गुड़िया, ये जरूर रुक दे अगर फारिग होते तो। शुक्र करो मुझे अंदर छोड़ने चले आए, कहीं बाहर ही से मुझे छोड़ जाते तब तुम लोग क्या कर लेते? सबा ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए फहमाशी अंदाज में इसे टोक दिया था। इसका अंदाज नौफल को बहुत चुभा था।
تبھی اس کے بات ختم کرتے ہی خوشگوار انداز میں بولا، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 12، حصہ نمبر 3۔